मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में जैसे आप लोगों ने मित्रों थंबनेल पे देखा होगा, 8 प्राचीन अनाज 80 बीमारियों को दूर भगाए। जी दोस्तों, आज हम प्राचीन समय की वह 8 अनाज जो बहुत शक्तिशाली अनाज हुआ करते थे और जो ऋषि मुनियों पहले के राजाओं यूज करते थे, खाते थे, जिससे वो बहुत हष्ट पुष्ट पहलवान होते थे और कभी कोई बीमारी नहीं हो। तो कौन से 8 मोटे अनाज हैं जिसका अद्भुत रहस्यमय काम है, उसको हम समझेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा उसके गुण। तो क्या है वो 8 अनाज, आज हम इसे जानेंगे और किस किस बीमारी को नष्ट करता है और यह 8 अनाज हमें कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, सब कुछ हम इस कहानी में समझेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम ये सारी चीज़ें एक कहानी के माध्यम से समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों चलिए वो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, राजा भोज उज्जैन नगर पर राज करते थे। राजा भोज आदर्शवादी, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। समस्त प्रजा उनके राज में सुखी एवं संपन्न थी। संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं के समय से चली आ रही थी कहावत। दोस्तों वह इतने अच्छे राजा थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। दोस्तों वो इतने न्यायप्रिय थे, वह हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। वह कभी कभी अपना भेष बदलकर प्रजा के बीच में जाकर खाना खाना, प्रजा के बीच में टहलना, कहीं कोई प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है, इस तरह से वह हमेशा प्रजा का ध्यान रखते। इसी ध्यान की वजह से प्रजा में प्रिय बने हुए थे और प्रजा भी अपने आप को गर्व महसूस करती थी ऐसे राजा को पाकर के। कभी किसी प्रजा को कोई कष्ट होता, वो तुरंत राजा भोज के पास आता और उनसे कहता, महाराज हमारी ये समस्याएं हैं, इसका समाधान कर दें। एक बार राजा ने सोचा, देखते हैं क्या हमारी प्रजा पूर्ण रूप से संतुष्ट है, क्या हमारी प्रजा को कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई कष्ट तो नहीं है। वह एक बहुत बड़े आयोजन करते हैं और बहुत बड़ा वो सत्संग करते हैं और बहुत बड़ा वो दरबार लगाते हैं और अपने गुप्तचरों सैनिकों को आदेश देते हैं, आज हमारे पूरे राज्य के सभी लोग इकट्ठा होंगे और उनकी अपनी अपनी समस्याएं पूछी जाएंगी। क्या उनको कोई समस्या तो नहीं, क्या उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से वो परेशान हो। बहुत बड़े सभा का आयोजन किया गया, पूरे राज्य के सभी लोग इकट्ठा होते। अब ये आयोजन पूरे राज्य का था तो स्वाभाविक से सभा भी बहुत बड़ी चली होगी। अब उस सभा में उनके मंत्री घोषणा करते हैं, जिस भी प्रजा को कोई कष्ट हो वो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज से अपनी समस्या बता सकता है और उसकी समस्या का समाधान किया जाए। सब अपने स्थान पर खड़े होकर अपने अपनी समस्याएं बताते हैं। वहीं पर एक बुजुर्ग खड़ा होता है कि महाराज हमारे राज्य में सब तो सुखी हैं, लेकिन बहुत सब आराम करने लगे हैं। अब की जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, ये युवा पीढ़ी आलसी होती जा रही है, इसके लिए कुछ समाधान किया जाए। राजा भोज कहते हैं ठीक है। फिर वह मंत्रियों को आदेश देते हैं, इनके इस बात को नोट किया जाए और इस पे गौर किया जाए, ये भी हमें समस्या लग रही है। फिर इसी तरह से सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। उसी में से एक और बुजुर्ग खड़ा होता है, अभी नवयुवक टाइप का, अधेड़ में थे, उनकी उम्र रही होगी 40 से 50 साल। वह खड़ा होते हैं, कहते हैं कि महाराज हमारे पेट में बड़ी समस्याएं बनी रहती, हम जो भी खाना वगैरह खाते पचते नहीं, हमें पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है कि जो भी खा रहे हैं हमें नहीं लग रहा शरीर में, हमें बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। अब इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या दिक्कत है। फिर राजा भोज अपने राजवैद्य की तरफ इशारा करते हैं
कि इनकी समस्या को आप नोट करिए, जो भी समस्याएं हैं इसका समाधान निकालिए। अब उनकी समस्या नोट कर ली गई। फिर उसी सभा में एक और आदमी खड़ा होता है। उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल होगी, और जब वो सभा में खड़ा होता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह देखने में ऐसे लग रहा था जैसे इसकी उम्र 50 से 60 साल हो। जब वो 50 से 60 साल हो और वह मुख से कहा, महाराज मैं अभी 20 साल का हूँ, मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरे सारे बाल टूटते जा रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बाल सब टूट जा रहे हैं, बाल झड़ते चले जा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं हमारी शादी कैसे होगी, हम बुढ़े हो जा रहे हैं। उन्हीं के बीच में उनके माता पिता भी खड़े थे उस लड़के के, वो भी खड़े हो गए। कहन हाँ महाराज, हम इसी समस्या को लेकर के हमारे जो गांव में वो सारे वैद्य हैं, हमने इलाज करवाया, ये ठीक भी नहीं हो रहा है, कृपया हमें इस सारी समस्या का समाधान बताएं। फिर राजा भोज कहते हैं राजवैद्य इन लोगों की समस्याओं को नोट किया जाए, उनकी भी समस्याएं लिखी गई। फिर उसी बीच में एक और इंसान खड़ा होता है। वह कहता है कि हमें महाराज, हमारे पेट बहुत निकलते जा रहे हैं और हमारे घर के सभी लोगों का पेट वजन बहुत ज़्यादा हो रहा, वजन बहुत ज़्यादा हो रहा, हम लोग सारे काम करने में असमर्थ हैं। हमने अपने अगल बगल सब वैद्यों को दिखाया, सारे वैद्यों ने देखा, सब ने दवाएं कराई, लेकिन आराम नहीं हो रहा। कृपया हमारी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारा उपचार, हमारा इलाज राजवैद्य से करवाया जाए। महाराज इशारा करते हैं कि राजवैद्य इनकी भी इस समस्या को नोट किया जाए और इस पर चिंतन किया जाए। अब फिर ऐसे एक एक करके एक इंसान और वहीं सभा में खड़ा होता है और वह कहता है हाथ जोड़कर, महाराज हमारे घर में सभी लोग खाते तो बहुत हैं, लेकिन कोई मोटा नहीं हो रहा। सब लोग मोटे आदमी को देखकर अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ, मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ। हम समझ नहीं पा रहे हैं क्यों मोटा नहीं हो रहा। हमने बहुत तरह के पाउडर खाए, ताकत के कैप्सूल खाए, जो बताता है वो सब खाते हैं, और वैद्य को भी दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा है, सब ऐसे दुबले पतले बने हुए। फिर राजा भोज इशारा करते हैं राजवैद्य की तरफ, उनकी भी बातें नोट की जाती। इसी तरह से सारे लोग गांव के अपनी अपनी समस्याओं की झड़ी लगा देते हैं, बीमारियों की झड़ी लगा दिए। कोई किसी से बीमार है, कोई मोटापे से बीमार है, कोई किसी को शुगर हो गया है, किसी को थायराइड बढ़ गई है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। पहले ज़माने में इसी तरह की जो सारी बीमारियां होती थी, सब कोई ना कोई पूरे राज्य का गंभीर बीमारियों से ग्रसित। राजवैद्य का बहुत बड़ा सा कॉपी भर गया, बहुत बड़ा रजिस्टर भर गया, इन सारी समस्याओं को नोट करते। फिर सभा स्थगित होती है। राजवैद्य, जितने भी राजवैद्य थे और राजा मंत्री और जो उनके यहाँ ज्ञानी विद्वान थे, सभा चली जाती है, गांव के सारे लोग चले जाते हैं। फिर महाराज आदेश देते हैं ये बैठक तब तक चलेगी जब तक इन सारी समस्याओं का निवारण न हो जाए। ये बैठक आप रात दिन करके इसकी रिपोर्ट हमें कल शाम तक दीजिए, इस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये पूरे राज्य की जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए, हमें कल शाम तक जल्द से जल्द रिपोर्ट दीजिए। हम तो इसमें खुश थे कि हमारी प्रजा बहुत खुश है, लेकिन आज हमको पता चला नहीं, हमारी प्रजा सुख में नहीं है, हमारी प्रजा बड़े कष्टों में चल रही, हमारी प्रजा बड़ी दुखी है। और राजवैद्य जितने भी आदमी चाहिए, आदमी को लगा दीजिए, जो भी छानबीन करनी हो सारी छानबीन कर लीजिए, जिससे सब लोग ठीक हो जाए। राजवैद्य कहते हैं महाराज हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम 1 हफ्ते में इस सारा निचोड़ निकाल कर आपके सामने दे देंगे। इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, कैसे किया जाए। महाराज कहते हैं ठीक है राजवैद्य, हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। 1 हफ्ते के बाद फिर हम सभा को बुलाएंगे और उस सभा में आप सबको जो है अपनी अपनी समस्याएं बताना है, किस कारण से समस्याएं उत्पन्न हो रही। फिर सभा स्थगित होती है। 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते के बाद
फिर आकस्मिक सभा बुलाई जाती है और इस सभा में अब की बार गांव का, राज्य का कोई आदमी नहीं आता है। ये सभा सिर्फ ज्ञानियों की होती है, ऋषियों मुनियों की होती है, मंत्रियों की होती है, राजवैद्यों की होती है, वैद्यों की होती है। बड़े बड़े जितने भी ज्ञानी महाराज सब अपने अपने जांच रिसर्च लेकर के, खोज लेकर के वहाँ उपस्थित होते हैं। सब लोगों से महाराज पूछते हैं, बताइए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। सब लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। कोई कहता है कि कोई बेटाइम खाना खाता है, कोई कहता है किसी का सोने का समय नहीं है। सब लोग अपने अपने कहते हैं, लेकिन इस नहीं समझ में आ रहा है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। सारे राजा परेशान हो गए, इतने सारे राजवैद, इतने सारे हमारे में ज्ञानी। राजा जो है खिल जाते हैं, राजा गुस्सा जाते हैं, आप लोग आखिर क्या कर रहे हो, हमारी प्रजा इसी तरह से परेशान रहेगी, इसका समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे ठीक होगी ये सारी समस्याएं। आप लोगों को हमने अपने राज्य में क्यों रखा है, प्रजा के सुख दुख के लिए ना। आज हमारी प्रजा नहीं सुखी होगी तो हम कैसे होंगे, इनका आखिर समस्या तो नहीं होगी, कोई ना कोई हल तो होगा, कैसे समस्या का समाधान किया जाए। राजा परेशान होकर गुस्सा जाते हैं। तब उसी में एक बुजुर्ग सन्यासी था। वह सन्यासी कहता है, अगर गुस्ताखी माफ़ करे महाराज तो मैं कुछ कह सकूं। महाराज कहते हैं, बोलिए, आपका भी जो बाकी है आप भी बोल दीजिए, आपको भी जो कहना है आप भी कह दीजिए। वह हाथ जोड़कर कहता है, महाराज इन सब समस्याओं का समाधान एक ही इंसान कर सकता है। इस पूरे धरती पर एक ही ज्ञानी आदमी है जो इन समस्याओं का निवारण कर। कहते हैं, बताओ कौन है वो ज्ञानी। वो कहते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध। भगवान महात्मा बुद्ध इन सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, ये सारी समस्याएं कैसे खत्म होगी। महाराज कहते हैं, मिलेंगे कहाँ, महात्मा बुद्ध का इस समय प्रवचन कहाँ चल रहा है, उन्हें बुलाया जाए, राज्य में उन्हें उपस्थित किया जाए और उनसे निवेदन किया जाए कि हमारी इस प्रजा के जो भी समस्याएं हैं इसके लिए कोई सटीक उपाय बताएं, ये सब कैसे ठीक किया जा सकता है। वह सन्यासी कहता है, महाराज यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे राज्य में हमने सुना था उनका प्रवचन चल रहा है। किसी गांव में गंभीर बीमारियां आ गई थी, उस बीमारी में 1 महीने से उनका लंबा प्रवचन चल रहा है और सुनने में ये आया है उस गांव के, उस राज्य के सभी लोग स्वस्थ हो गए हैं, शायद प्रवचन खत्म होने वाला है। कृपया आप अपने सैनिक भेज करके पता कर लीजिए, अगर वहाँ का प्रवचन, वहाँ का उपदेश खत्म हो गया हो तो महाराज को यहाँ बुलाया जाए, अपने यहाँ भी वही कैंप लगाया जाए, अपने यहाँ भी वही सत्संग किया जाए, अपने यहाँ भी वही उपचार किया जाए, जिससे कि सारी बीमारियाँ खत्म हो सकती है। कुछ ना कुछ उपाय वो बताएं। महाराज खुश होते हैं और अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि जाइए और वहाँ पता लगाइए महाराज भगवान बुद्ध का किस देश में उपदेश चल रहा है, किस राज्य में उपदेश चल रहा है, और उन्हें सादर आमंत्रित किया जाए, उन्हें आदर सम्मान के साथ यहाँ पर लाया जाए, एकदम सम्मान के साथ। सैनिक निकल जाते हैं खोजते खोजते, उन्हें काफ़ी दिन खोजने के बाद फिर उस राज्य में जाते हैं जहाँ महात्मा बुद्ध का उपदेश चल रहा है। वहाँ पर देखते हैं इतनी विशाल भीड़, इतने सारे लोग वहाँ, सब हंसमुख, और एक ऊंचे से टीले पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके बगल में उनके कुछ बौद्ध भिक्षु भी साथ में खड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध कुछ उपदेश दे रहे हैं, सब ध्यान से सुन रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उनका ध्यान जब खत्म होता है, उपदेश खत्म होता है, तो सैनिक उनके पास जाते हैं और फादर उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में अपने कदम रखते, अपने सर रखते हुए कहते हैं, भगवान मैं फला राजा का मंत्री हूँ, मुझे राजा भोज ने भेजा है आपके पास। हमारे राज्य में बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमारे राज्य की सभी प्रजाएं परेशान हैं, कृपया आपको हमारे साथ चलने में कोई कष्ट ना हो। तो महाराज के जो उनका निमंत्रण है कृपया आप स्वीकार करें और हमारे साथ हमारे राज्य में चलें और उस कुछ समस्याओं का समाधान बताएं। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं,
चूँकि उनका तो एक ही काम था, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और सबको वर्तमान में जीना। सब लोग को खुश देखना चाहते थे, पूरा भारतवर्ष को खुश देखना चाहते थे। वही तो इनका एक सपना था कि हमारे पूरे भारतवर्ष के हर एक घर का हर एक इंसान, चाहे वो किस जात का है, कोई मतलब नहीं, इंसान इंसान है, सब लोग खुश ही रहे, सब लोग खुश रहे। तो भगवान महात्मा बुद्ध बोलते हैं तथास्तु, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर सैनिकों के साथ महात्मा बुद्ध राजा भोज की नगरी की तरफ प्रस्थान कर देते। चलते चलते कई दिनों के बाद राजा भोज की नगरी में वो आते हैं। राजा भोज के महल में उन्हें वो आते हैं और महाराजा राजा भोज उन्हें प्रणाम करते हैं, सादर अपने यहाँ आसन उन्हें ग्रहण कर लेके कहते हैं और उनके साथ उनके बौद्ध भिक्षु भी थे। महात्मा बुद्ध को मुस्कुराते हुए देख करके राजा भोज कहते हैं, आज हमें पता चला, हम तो ये सोचते थे सबसे सुखी सबसे संपन्न मैं हूँ, लेकिन इससे भी सुखी, हमसे भी खुश आदमी कोई है। भगवान महात्मा बुद्ध, चूँकि उनके चेहरे पर वो तेज चमक रहा था, ये मुस्कुराहट थी, क्या देखने बनता है। हमेशा आप लोग सब लोग दोस्तों देखते होंगे उनके चेहरे पर हरदम एक मुस्कुराहट, पता नहीं चलता था भगवान महात्मा बुद्ध कितने साल के। तो देख करके राजा भोज अचंभित हो जाते हैं और अपने राज्य में बैठते हैं। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, बताइए महाराज, क्या हो गया आपकी प्रजा को, क्या समस्याएं हैं? मैं तो देख रहा हूँ सब खुशी में, आप भी खुश हैं। कहते हैं नहीं, सारी समस्याएं उनके राजगुरु, उनके राजवैद, उनके सारे जो भी विद्वान थे, संत महात्मा, सब लोग महात्मा बुद्ध को अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। सारी समस्याओं को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते ही राजा भोज खुश होते हैं कि चलिए कम से कम ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लोग तो कह रहे थे इतनी समस्याएं, अपने मन में कुछ और विचार कर रहे। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, महाराज कल अपने राज्य में अनाउंस कर दीजिए, आपके राज्य के सभी लोग को एक मीटिंग बुलाइए अपने राज्य महल में या कहीं भी, जहाँ पे सबको एक साथ कुछ उपदेश दिया जा सके। सब लोग एक साथ उपदेश दिया जाए और सब लोग ठीक हो जाएगा। कल महाराज ऐसा ही आदेश होता है और पूरे इलाके में, पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाती है, महाराज का सख्त आदेश है, कल जो है आकस्मिक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में सबको अपना काम छोड़ करके आना है, क्योंकि आज महात्मा बुद्ध कुछ हमें उपदेश देने आए। तो सारे राज्य के लोग परेशान थे, सब लोग राजा का आदेश मानकर सब लोग अगले दिन सभा में उपस्थित होते हैं। अब सभा देख करके इतनी विशाल सभा, इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, सबको देखकर भगवान महात्मा बुद्ध बड़े खुश होते हैं। आज इतने बड़े लोगों को आज चेहरे पर मुस्कान लाना है, हंसना है, ये तो हमेशा हंसते रहते। तो सब लोग महात्मा बुद्ध को देखकर वैसे भी खुश हो जाते हैं, इतने बड़े महात्मा आज हमने दर्शन देखा, इनके चेहरे पर क्या तेज चमक रहा है, क्या हंस रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, कोई बात नहीं, सब लोग ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग क्या कर रहे हो। उसके पहले महात्मा बुद्ध सबसे पूछ चुके थे क्या है, और इन्हें पता था, इतने बड़े अंतर्यामी, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि क्या समस्याएं हो जाती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सब बीमारी की एक ही जड़ होती है, आपका पेट। आप अपने पेट को दुरुस्त रखिए और इस पेट को दुरुस्त रखने के लिए आप जो खाते पीते हैं वो बहुत मायने रखता है। आप लोग क्या खाते पीते हैं उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज मैं 8 लोगों को 8 अनाज ऐसे बता रहा हूँ जिसे आप अपने खाने में शुरू कर दीजिए। हो सके तो यही हमेशा खाइए, जब भी आपको खाना हो, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपको खाना हो, ये 8 अनाज खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, साग खाइए, अपने घर का शुद्ध गाय का दूध खाइए, गाय का घी खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए, बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। जो अनाज मैं बता रहा हूँ महाराज, इसी अनाज का आप उत्पादन करिए, इन्हीं अनाज को आप ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। ये ऐसे अनाज हैं जो सबसे शक्तिशाली अनाज हैं,
इस अनाज में प्रोटीन, फाइबर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ पाया जाता है। इस अनाज को खाने से ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। ये बीमारियां कभी हमारे जीवन में आएंगी ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रूल्स होते हैं। इसको रूल अपनाइए और इस जो है 8 अनाज को अपने खाने में शामिल कर लीजिए, सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। बताते हैं, पहला अनाज है जौ। जौ मोटा होता है, सबसे ज़्यादा फाइबर होता है और इसको किसी भी मशीन में नहीं पीसना है। इसको अपने घर के जतिया में पीस के यूज करिए। घर के जतिया में जब पीस के यूज करेंगे तो इसके जो है घरफड़ कम पड़ता है। अगर जिस चीज़ में घरफड़ कम पड़ेगा उसके सारे प्रोटीन्स, विटामिन सेफ रहते हैं। जब बड़ी मशीनों में पीसा जाता है तो घरफड़ ज़्यादा पड़ता है। जब घरफड़ ज़्यादा पड़ता है, घरफड़ की वजह से इसके कुछ प्रोटीन, फाइबर नष्ट हो जाते हैं। तो क्या है, पहला मोटा अनाज जो है, जो अमृत तुल्य है, वह है जौ। जौ लेना है। बाजरा, उसके बाद क्या है, बाजरा। सबसे ज़्यादा कैल्शियम, आयरन पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, फाइबर पाया जाता है जौ, बाजरा, ये है। और तीसरा अनाज जो है रागी, कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है रागी। रागी को यूज करिए। और अगला जो है कुटकी, कुटकी को शामिल करिए। और अगला जो है सांवा, चाहे सांवा की रोटी खाइए, चाहे सांवा का चावल खाइए, सांवा। उसके बाद क्या है, चना। चना घोड़े को भी खिलाया जाता है। घोड़ा 1 किलो चना खाकर पूरा दिन इतने लोगों को होता है, कितना शक्तिशाली होता है। अगली चीज़ जो है कंगनी। और उसको बाद क्या, अगला चीज़ है 8वां कोदो। यही चीज़ें है, फिर से नोट कर लीजिए, जौ, बाजरा, रागी, कुटकी, सांवा, चना, कंगनी, कोदो। ये 8 मोटे अनाज जो भी खाएगा उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब इस 8 अनाज को आप रोटी बना के मिक्स मिलेट रोटी बना लीजिए, मल्टीग्रेन आटा पिसवा लीजिए। चाहे आटा खाइए, चाहे सांवा का चावल खाइए, चाहे दलिया बनाइए, चाहे पकौड़ी बनाइए, जो बनाइए, ये 8 चीज़ों को, अनाज को अपना लीजिए। और सभी नाना प्रकार की जो दालें आती है, मिक्स दालें खाइए, हरी साग सब्जियां खाइए। धीरे धीरे आपके लोगों की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। और हाँ, खाना खाते समय कोई पानी नहीं पिएगा। सिर्फ खाना खाओ या तो पियो, दोनों में एक काम करना है। और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है, घूट घूट करके, सिप सिप करके। ते 8 अनाज जो अपने जीवन में अपनाएगा वो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज से सब लोग ये 8 अनाज अपनाइए। 1 महीने के बाद फिर इसी सभा में उपस्थित होइए, फिर हमें बताइए। उस दिन की सभा स्थगित होती है। 1 महीने का समय होता है। अब राजा का सख्त आदेश हो गया कि सब लोग इसी की रोटी खाएंगे। जो लोग इसकी रोटी नहीं खाएगा उसे राज दंड दिया जाएगा। हमारे सैनिक आप लोगों के ऊपर निगरानी रखेंगे और सब अपने खेतों में इसी 8 अनाज की खेती करेंगे। यही 8 अनाज उपजाएंगे। सब ऐसे ही करते हैं, चूँकि राजा सबके प्रिय राजा थे, सबका ख्याल रखते थे। सब लोग जैसे वहाँ उपदेश में मिला था, सब लोग अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद उसी आटे की रोटी बनाते हैं, कोई चावल बनाता है, कोई जो भी जैसे खाना है उन 8 आटों को खाता है। सब्जियां खाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, फाग खाते हैं और दालें मल्टीग्रेन खा के सब इसी तरह से 1 महीना उसका पालन करते हैं। 1 महीने के बाद फिर उसी स्थान पे सभा लगती है। जब उस स्थान पे सभा लगती है और महाराज पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब लोगों का जवाब सुन के, सब लोगों के चेहरे की खुशियाँ देख के, सब लोग ऐसे हफ्ट पुफ्ट देखने में लग रहे थे कि जिसको कोई बीमारी ही नहीं हुई। सब लोग एकदम हफ्ट पुफ हफ्ते खेलते नजर आए। सबकी जो है ढलती उम्र रुक गई थी। सबके जो बाल पक रहे थे बाल रुक गए थे। जो जितने अपनी सारी बीमारियां लिखाए थे सब राज वैद्य को जाकर बता रहे हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, हमारी ये बीमारी ठीक हो गई। सब लोग राज वैद्य को बता रहे हैं। राज वैद्य सबका निरीक्षण करने के बाद महाराज को बताते हैं, महाराज आपके राज्य में तो चमत्कार हो गया, सबकी सारी बीमारियां क्योर हो रही हैं, सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और अब सब इसके आदी भी हो गए, सब लोग इसकी रोटियां भी खाने लगे।
तो महाराज ये सारी बातें जानकर खुश होते हैं और वो भी यही खा रहे थे। महाराज भी यही, राजा भोज भी यही खा रहे थे और ये खा के उनको भी लगा, हाँ यार मैं भी बहुत ताकतवर, मेरे भी पेट ओट सब बहुत सही लगने लगे हैं। अब तब फिर जब कुछ निष्कर्ष निकलता है, फिर महाराज एक आदेश पारित करते हैं और कहते हैं आज के बाद सब लोग इस 8 अनाज की खेती जोरों पर करेंगे और जिसके जिस राज्य में रिश्तेदार हैं सब हैं सबको बताएंगे। चूँकि सबको पूरे भारत देश को स्वस्थ रखना है तो सब अपने रिश्तेदारों को बताएंगे और सबको यही बताएंगे इस 8 अनाज की खेती करें सब लोग। जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो पूरे भारतवर्ष में जाएगा। चूँकि राजा भोज बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे तो उनका यही उद्देश्य था हम न स्वस्थ रहें, हमारा पूरा भारतवर्ष स्वस्थ रहे। तो उन्होंने कहा कि जो जितने लोगों को प्रेरित करेगा कि जाओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जितना ये मैसेज पहुंचाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे राजकोष में पुरस्कृत किया जाएगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तो जब सभी प्रजा सुन करके बड़ी खुश होते हैं और राजा से कहती है ठीक है, और उनके राजा भोज के राज्य के हर एक आदमी दूसरे राज्य में जा करके ये उपदेश बताने लगा और धीरे धीरे राजा भोज के नगरी की चर्चाएं बढ़ती गई। धीरे धीरे पूरे भारत में उनकी चर्चाएं बढ़ती गई और सब लोग जा करके ये अनाज के बारे में बताने लगे और पूरा भारत एक दिन धीरे धीरे जा करके स्वस्थ हुआ। तो दोस्तों इस अनाज में इतनी शक्ति है तो सब लोग आजमाइए और अपनी बीमारी को भगाइए। ये 8 अनाज बहुत शक्तिशाली अनाज हैं। आज के ज़माने में हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे रिसर्च ने ये भी प्रूफ कर दिया कि प्राचीन भारतीय समय का ये जो 8 अनाज मोटे अनाज हैं, अगर कोई भी अपने जीवन में इसको अपना लेता है वो कभी कोई बीमार नहीं हो, उसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर कुछ नहीं, गंभीर बीमारियां नहीं होगी, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ये अपनाइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचाएं। सब लोग इन आटों को अपने जीवन में शामिल करें और स्वस्थ रखें, अपने जीवन को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जब आदमी स्वस्थ रहेगा तो लंबे दिन तक जिंदा रहेगा और उसके घर के पैसे भी बचत होंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो।